नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने ज्योति। पहली बड़ी खबर आपको बता दें पंजाब से है, जहां सीएम सैनी राधा स्वामी सत्संग ब्यास अमृतसर पहुंचे हैं और यहां उन्होंने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के आध्यात्मिक प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें पंचकुला से, जहां पर 29 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहेंगे और पंचकुला में विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी बैठक भी होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। वहीं तीसरी बड़ी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर लगातार हुई 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है और इसी के साथ ही लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। तो वहीं चौथी खबर सोनीपत से, जहां अपराधियों के हौसले काफी बुलंद है। अपराधियों ने डेयरी व्यापारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद से पुलिस ने आरोपी की तलाश फिलहाल करनी शुरू कर दी है। तो चारों बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर पहली खबर मुख्यमंत्री के पंजाब दौरे से लेकर के है, जहां पर उन्होंने मुलाकात की है डेरा व्यास के प्रमुख से। तो वहीं दूसरी खबर बड़ी बैठक जो कल होने वाली है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, उससे जुड़ी हुई है। वहीं तीसरी बड़ी खबर बाढ़ बारिश को लेकर के है, जहां पर बारिश से 2 घंटे की मात्र बारिश से शहर एक तरीके से फरीदाबाद का जलमग्न होता हुआ दिखाई दिया। गाड़ियां कैसे रेंग रही है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं चौथी खबर अपराधियों के हौसलों को लेकर के है, जो सोनीपत में काफी बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि यहां पर एक डेयरी व्यापारी की गोली मार के हत्या कर दी गई है। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब दौरे पर रहे, जहां सीएम सैनी राधा स्वामी सत्संग ब्यास अमृतसर पहुंचे और यहां उन्होंने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के आध्यात्मिक प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की और इसी के साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के दर्शन करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया और इस मौके पर सीएम सैनी ने जो है साथ ही उनके साथ में परिवहन मंत्री असीम गोयल भी मौजूद रहे। तो पंजाब की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दौरे पर रहे और इसी बीच जो है उन्होंने डेरा प्रमुख गुरिंदर ढिल्लों से मुलाकात की। उनके स्वागत में देखिए कितने लोग हैं और साथ ही परिवहन मंत्री असीम गोयल भी उनके साथ नजर आए। मुलाकात में क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ खास रहा, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, जहां पर तस्वीरों में एक तरफ जो है बीच में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आपको दिखेंगे और एक तरफ परिवहन मंत्री जो है प्रदेश के असीम गोयल वो भी मौजूद हैं और साथ ही जो है डेरा व्यास के प्रमुख गुरिंदर ढिल्लों भी यहां पर दिखे। मुलाकात इन लोगों के बीच हुई है, क्या कुछ बात हुई है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए जब पहुंचे थे, किस दौरान उनका स्वागत किया गया मुख्यमंत्री का, नायब सिंह सैनी का। पंजाब का दौरा 1 दिन का था उनका। और वहीं हरियाणा बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को पंचकुला विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे और आपको यह भी बता दें कि विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक से पहले आज शाम 5 बजे पार्टी कार्यालय पंचकमल में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होगी। वहीं इस बैठक में प्रदेश के सभी पदाधिकारी भाग लेंगे, ऐसी जानकारी आ रही है, जो कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न होने की जानकारी है। तो वहीं जानकारी के अनुसार बीजेपी की इस विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक में 4500 के करीब पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं इस हाई लेवल बैठक में जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव कुमार देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे और इसी के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सुधा यादव सहित कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो पंचकुला में एक बड़ी बैठक होने वाली है 29 जून को, हाई लेवल मीटिंग इसको कहेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी इस मीटिंग को करने जा रही है, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े आला अधिकारी पहुंचेंगे और
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में यानी उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और उससे पहले कई छोटी छोटी मीटिंगें भी ऑलरेडी जो है हरियाणा में चल रही है, क्योंकि कल की बैठक की तैयारी है, यानी 29 जून को जो हाई लेवल में मीटिंग होगी उसकी तैयारी है। उसको लेकर के चाहे कार्यकारिणी की बैठक कहे, चाहे विधायक दल की बैठक कहे, चाहे कैबिनेट की बैठक कहे, इन सभी बैठकों का दौर हरियाणा में निरंतर जारी है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में यानी कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में कोई भी चूक ना हो और लोकसभा वाले परिणाम दोहराए न जाए, इसलिए एक तरीके से पूरी कोशिश में बीजेपी यहां पर जुटी हुई है। और जो 29 जून को हाई लेवल मीटिंग होने वाली है उसके लिए पूरी पुरजोर तरीके से तैयारियां यहां पर हो रही हैं, चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, चाहे अन्य कैबिनेट के मंत्री हों या फिर नेता कार्यकर्ता हों, सभी इस बैठक की तैयारी में जुटे हुए हैं। और इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए खुद जो है केंद्र से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और बैठक में जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से लेकर के तमाम बड़े नेता जो राज्य मंत्री हैं वो भी पहुंचेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। ओपी, ये जो बड़ी बैठक हाई लेवल मीटिंग की जानकारी आ रही है 29 तारीख को जो ये होने वाली है, इसको लेकर तैयारियां क्या कुछ और कितनी खास ये बैठक रहने वाली है? देखिए ज्योति, कल जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो हरियाणा में आ रहे हैं और पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी की जो विस्तारणी है, जिसके अंदर आमतौर पर पार्टी के सभी बड़े नेता, जो जिला अध्यक्ष, जोन प्रभारी या फिर मंडल अध्यक्ष या फिर बाकी प्रदेश प्रभारी, संगठन, जो तमाम लोग, सांसद, विधायक, जो तमाम लोग हैं वो हिस्सा लेते हैं। करीबन ऐसे लोगों की संख्या करीबन 4,500 है जिनकी ये बैठक होगी। और ये जो बैठक हो रही है ये आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर कहीं ना कहीं हो रही है। और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने जो धर्मेंद्र प्रधान है, जिन्होंने उड़ीसा में कमल खिलाने में एक अहम भूमिका निभाई है, उनको हरियाणा का प्रभार बनाया गया है और पूरा जो काम की देखरेख जो है वो करेंगे और उनके ऊपर जो निगरानी होगी, जो फीडबैक दिया जाएगा वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो करेंगे। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें जो कांग्रेस जीतने में कामयाब हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीजेपी के सामने भी जो है वो चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। लेकिन बीजेपी किसी भी सूरत में दिल्ली से लगते हुए राज्य हरियाणा को नहीं छोड़ना चाहेगी। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो है वो कल से जो एक मीटिंग ली जाएगी और इसके अंदर अगले 80 दिन का या 70 दिन का जो भी चुनाव का वक्त है उसका एक रोड मैप जो तैयार किया जाएगा और आने वाले समय में इन सभी का बीच बीच में बारी बारी जो फीडबैक लेते रहेंगे। और अमित शाह जब पंचकुला पहुंचेंगे तो करीबन 12 बजे उनकी जो है बैठक जो बुलाई जा रही है। हालांकि बैठकों का अभी कोई शेड्यूल पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया, लेकिन 11 बजे से जो है बैठक शुरू हो जाएगी जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता जो वो शिरकत करेंगे। और उसके बाद 12 बजे तक जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो इस बैठक में शिरकत करेंगे और करीबन 5 बजे तक जो है बैठक चलने की जो है वो संभावना जताई जा रही है। और इस दौरान कार्यकर्ताओं को जो है केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री अमित शाह है और हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के जो वरिष्ठ नेता है वो कहीं ना कहीं चुनाव जीतने का गुरु मंत्र जो है बीजेपी को देंगे। जी बिल्कुल, और क्योंकि इतनी हाई लेवल मीटिंग है वो भी, तो इसलिए कोई चूक तो रहने नहीं देना चाहेंगे, चाहे प्रदेश स्तर से हो या केंद्रीय स्तर से हो। लेकिन जानकारी ये भी निकल करके सामने आ रही थी कि इसमें 2500 से ज्यादा लोग शामिल होंगे, जो बीजेपी के नेता भी होंगे, कार्यकर्ता भी होंगे। आपकी दृष्टि में कितने, आपकी जानकारी में कितने लोग होंगे इसमें शामिल? देखिए अभी तक जो आधिकारिक जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से 4,500 के आसपास मंडलाध्यक्ष, सभी विधायक, सांसद, पार्टी के प्रभारी और जितने भी पन्ना प्रमुख वगैरह इन सभी को मिलाकर जो अहम या फिर बीजेपी की जो त्रिमूर्ति होती है इन सभी के जो सदस्य मिलाकर करीबन 4,500 लोग हैं। करीब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वो लोग हैं जो बीजेपी में सुपरविजन की भूमिका जो कहीं ना कहीं निभाते हैं, इनके आगे नेता है। और अब जो ये बैठक होगी इस बैठक में सुपरविजन करने वाले इन सभी पदाधिकारियों को अपने मातहत आने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी सहयोगी या पार्टी कार्यकर्ता हैं, उन सभी को साथ लेकर और जो मकसद इनको दिया गया है उसको कहीं ना कहीं ये पूरा करने के निर्देश जो है वो दिए जाएंगे। बिल्कुल, यानी कई सारे मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होनी है। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा ओपी की आने वाले विधानसभा चुनाव जो है उसको लेकर के एक मंथन इसमें होगा,
तो क्या ये भी संभावना है, क्योंकि ऐसी बैठकें बहुत पहले की जा चुकी है बीजेपी के द्वारा जिसमें लोकसभा के परिणामों पर मंथन हुआ हो, तो क्या कोई मंथन उस पर भी होने की जानकारी है आपके पास कि लोकसभा चुनाव के परिणामों पर भी मंथन होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां चुनाव लड़ने से पहले एक रणनीति तैयार की जाती है और उस रणनीति के हिसाब से भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा जाता है और जरूरत पड़ने पर उसमें जो बदलाव कर देते हैं। इसके बाद नतीजे चाहे जो भी हैं, बीजेपी उसके ऊपर ज्यादा परवाह नहीं करती, लेकिन बीजेपी जो है वो रिव्यू हर बैठक हर चुनाव कहीं ना कहीं समीक्षा करते ताकि जो कमियां रही हैं क्या वो कमियां बाकी चुनाव के अंदर ना रहे। इसलिए बीजेपी सीख लेने वाली पार्टी है और आमतौर पर पार्टी के अंदर जो भी एक रिव्यू होता है जीत हार का, तो उसको लेकर मीडिया से चर्चा नहीं की जाती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर हरियाणा की माने जाए तो दो अहम मुद्दे सामने आए थे जो पता चले हैं कि एक तो ये था कि जो संविधान बदलने का एक नारा जो कांग्रेस ने दिया था वो कहीं ना कहीं काम किया है। इसकी वजह से जो दलित वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं सरकार से पिछड़ा है। और दूसरा थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि किसान आंदोलन की हरियाणा के अंदर थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी देखी गई। जो सीटें भारतीय जनता पार्टी में हारी हैं वहां पर एंटी इनकम्बेंसी जरूर थी और जो किसान आंदोलन का एक गढ़ जो हरियाणा के इलाके थे जहां से भारी संख्या में किसानों ने जाकर आंदोलन में शिरकत की थी, तो उनका विरोध भी कहीं ना कहीं जो है वो एक हार का कारण बना है। बिल्कुल। लेकिन ओपी देखिए, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर इस बार सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी को देखने को मिली। सबसे ज्यादा अगर उसके विपक्षी दल का कहीं वोट परसेंटेज बना तो वो हरियाणा ही राज्य है। सबसे ज्यादा कांग्रेस को यहीं पर बढ़त मिली है और ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, उस पर कितना मंथन इसमें होगा, क्योंकि आपने अभी बताया कि प्रभारी जो बनाया गया ओडिशा में एक अच्छा अचीवमेंट इस बार बीजेपी को मिला और उसमें जिसका सबसे ज्यादा योगदान माना जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान, उसी को यहाँ पर प्रभारी बनाया गया है। तो क्या ये सब रणनीति के तहत हुआ है, सोच समझ करके कि इस बार ये बड़ा चैलेंज है इसलिए ऐसे लोगों को उतारा जाए वहां पर ज्यादा मैदान में जिनकी भूमिका लोकसभा चुनाव में अच्छी रही या फिर पिछले चुनाव में अच्छी रही? देखिए ज्योति, इस बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कुछ करती है वो एक सोच समझ कर जो कदम उठाती है। कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान का उड़ीसा में सरकार बनाने को लेकर जो एक अहम भूमिका रही है, तो उनके जो ताजा अनुभव है, ताजा जीत है, उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाने के लिए जो ये एक फेरबदल एक तरह से हरियाणा में हुआ है। लेकिन अब ठीक है, हरियाणा में जो एनडीए इंडिया गठबंधन की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा वोट अगर उनको मिले हैं तो नो डाउट ये एक बड़ी अचीवमेंट हरियाणा से कांग्रेस कहें या इंडिया गठबंधन कहें उनके पक्ष में आई है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर चुनाव नतीजों को दूसरे तरीके से एनालाइज करोगे, मेरी नजर से अगर एनालाइज किया जाए तो ठीक है कि बीजेपी के लिए मुश्किल जरूर हुआ है और जो 90 सीटें थी उसमें से 46 सीटें जो है कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को जो है विधानसभा सीटों के ऊपर जीत हासिल हुई। 44 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को जो जीत हासिल हुई है और जो बाकी इनेलो जेजेपी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं फ्रेम में नहीं थी। आम आदमी पार्टी ने कुछ 76 सीट इंडिया गठबंधन के तहत लड़ी थी, लेकिन जब इस बार चुनाव होंगे तो इंडिया गठबंधन जो नहीं होगा। और अगर हम देखें तो गुरुग्राम और फरीदाबाद सीट पर जो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो कमजोर हुए हैं और साथ ही जो जाटलैंड कांग्रेस का माना जाता था वहां पर भी कांग्रेस थोड़ी सी ज्यादा कमजोर हुई है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जीटी रोड बेल्ट के ऊपर जो कांग्रेस आज मजबूत दिखाई दे रही है, अगर ये अपनी मजबूती बरकरार रखती है और जीटी रोड जो सोनीपत से पंचकुला यमुनानगर तक का इलाका है, अगर इसको कहीं ना कहीं साथ लेती है तो जो 30-35 के आसपास की जो सीटें हैं उसमें से वो कितनी सीटें ले पाती हैं और जो दक्षिण हरियाणा है और जो जाटलैंड जो मिडिल हरियाणा है इसके अंदर वो अपने आप को कितना रिटेन कर पाती है। तो ये कुछ ऐसे मसले हैं। ठीक है, बीजेपी के लिए मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस के लिए थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होगा। कांग्रेस का संगठन जो है नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के सहारे या फिर लोकसभा चुनाव के नतीजे के सहारे बीजेपी जो कांग्रेस है वो अगर चुनाव जीतने का ख्वाब देखिए तो मैं शायद उनकी प्लानिंग को गलत मानता हूं। बिल्कुल, और इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है जो बीते दिनों किरण चौधरी और श्रुति चौधरी गए तो उससे भी एक बड़ा नुकसान इससे कांग्रेस को आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए।
तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने जिला प्रशासन और नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। पूरे शहर में कॉलोनी और सेक्टर से लेकर के सभी जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिली। हालांकि बारिश के बाद लोगों ने पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से जरूर राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ही घंटों की बारिश ने जिस तरीके से पूरे फरीदाबाद के हालात बदल कर रख दिए, इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो करोड़ों रुपये खर्च करने का दावा करने वाली नगर निगम की हकीकत एक तरीके से सामने आ गई है। तो फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं। कहाँ से कहाँ जाएंगे आप? हमें यहाँ से अपने मुस्तफाबाद जाना है, दिल्ली जाना है, लेकिन बस स्टैंड जो है पूरा तालाब में तब्दील हो चुका है। लोगों को पैदल भी नहीं निकला जा रहा, और ऐसे में ऑटो जो है सवारियां जो अंदर जा रही हैं वो खराब हो रही हैं। तो किसकी जिम्मेदारी ठहरा, तो किसकी लापरवाही है जो जिस तरीके से जलभराव जो है पूरा बस स्टैंड में है? बस स्टैंड वालों की, बस स्टैंड की है, बस स्टैंड वालों की। जहाँ एक तरफ लोग गर्मी की मार खा रहे थे और ऐसे में कल जो है देर रात बरसात हुई है, उसके बाद गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जलभराव भी पूरे शहर में हो चुका है। बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। हो गया, पौना 2 घंटा हो गया। अब कहाँ से कहाँ जाना था? दिल्ली के लिए पाली जाना है। पाली जाना है। बस मिली या नहीं मिली अभी तक? जिस तरीके से जलभराव हो रहा है तो परेशानियां कितनी हो रही हैं? बहुत ज्यादा परेशानी। सिटी बस चलाते हैं, बस तमाम बसें जो हैं वो पानी में डूबी पड़ी हुई हैं, और ऐसे में कितनी परेशानियां यहाँ आने वाले सवारियों को और आप लोगों को उठानी पड़ रही हैं। पूरी परेशानी उठानी पड़ रही है इस टाइम पर। तो सुबह सुबह की बसें सब आउटसाइड होती हैं और पूरी लेट हो गई हैं। अभी तक बसें पानी में इंजन भरा पड़ा है, पानी हुआ पड़ा बसों में। कौन से रूट पे आप बस चलाते हो? मेरी 913 पर चलती है, सुबह जाती है यहाँ से 6 बजे, अभी तक आउटसाइड में ना हुई। तो बारिश के बाद प्रशासन की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें हैं जहां पर एक तरीके से फरीदाबाद पूरा जलमग्न होता हुआ दिख रहा है। बस डिपो ये है जहां पर आप देख सकते हैं आधी बसें पानी में डूबी हुई हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोनू पंचाल हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। मोनू, देखिए पहली बारिश है और पहली बारिश में ही इन तस्वीरों से लग रहा है कि प्रशासन की पोल खुल रही है, नगर निगम के दावों की पोल खुल रही है। ज्योति, देखिए पहली बारिश है और पहली बारिश ने जिस तरीके से 2 घंटे लगातार बीती रात को जो बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं पूरे फरीदाबाद को जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न कर दिया। एक तरफ तो कहीं ना कहीं तापमान डिग्री जो तापमान है लगातार 48 और 49 और कहीं ना कहीं 47 जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ रहा था तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है जीना मुहाल हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत गर्मी से जरूर मिली है ज्योति। लेकिन इसके साथ साथ बात की जाए तो 2 घंटे की बारिश ने जो है पूरे फरीदाबाद को जो है वो जलमग्न कर दिया है। चाहे पूरी तरीके से बात की जाए, चाहे वो नेशनल हाईवे की बात की जाए, चाहे वो कॉलोनियों की बात की जाए। इसके साथ साथ मैं बता दूंगी ज्योति, फरीदाबाद का जो बस अड्डा है वो भी पूरी तरीके से पानी जलमग्न हो चुका है। कहीं ना कहीं सरकारी दफ्तर की बात की जाए, चाहे वो पीडब्ल्यूडी दफ्तर की बात की जाए, चाहे वो नगर निगम के दफ्तरों की बात की जाए, उनमें भी जो है वो पानी लगातार भरा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि बरसात आने से पहले तमाम अधिकारी, तमाम महकमे जो है वो लगातार लाख दावे करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कि अब की बार मानसून में अगर मानसून आएगा तो कहीं ना कहीं जलमग्न जो है वो फरीदाबाद नहीं होगा। यानी कि बात की जाए तो बूंद जो है वो नाले में जाएगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो 2 घंटे की बारिश ने जो है पूरे फरीदाबाद की जो जलमग्न हो चुका है और कहीं ना कहीं फरीदाबाद के जो नगर निगम से लेकर के तमाम महकमे हैं उनकी यहाँ पर पोल खुलती हुई साफ तौर पर देखी जा रही है ज्योति जी। बिल्कुल मोनू, और ऐसे में अब बीमारियां बढ़ने का और ज्यादा खतरा जो हम देख पा रहे हैं, जैसे कि तस्वीरें आपने भेजी हैं उसमें बस डिपो तो जलमग्न हो रहा है, लेकिन जो लोग सड़कों के किनारे भी कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो रहते हैं, मजबूर होते हैं रहने को, उनका एक तरीके से आवास उजड़ता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसमें एक फैक्टर और जानने वाली बात हो जाती है कि क्या इस बारिश के बाद जो पीने के पानी का संकट गहरा रहा था उसमें कमी देखी जाएगी?
बिल्कुल ज्योति, देखिए संकट जो है लगातार जिस तरीके से लोगों का कहना यही था, क्योंकि गर्मियों के समय में जो है लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, लेकिन पानी से संकट तो जरूर दूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों के टूटियों में जो है वो गंदा पानी आ रहा है, वो अब जो है आशाएं जो है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से रोडों पर पानी भरा हुआ है तो कहीं ना कहीं खड्डों में पानी नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं टूटे हुए नालों में जो है वो पानी जा रहा है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को जो है गंदे पानी का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं परेशान होती हुई नजर आ रही है, चाहे वो रोडवेज जो है रोडवेज में यानी कि बसों में जो है सफर करने वाले जो पैसेंजर है उनको भी काफी दिक्कतें आ रही, क्योंकि रोड पर खड़े होने तक की जगह नहीं है, बस को कहाँ खड़ा कर किया जाए। लोग जो है अपने अपने कहीं ना कहीं देखा जाए तो पैंटों को ऊपर करके जूतों को हाथों में लेकर के तमाम तरीके से जो है वो रोडों को पार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए सबसे बड़ी बात जो थी कि कहीं ना कहीं आम जन जो लोग हैं एक तरफ गर्मी से परेशान था, तो लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो कहीं ना कहीं अब पानी से जो है वो समस्या लोगों को जूझना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो लोगों की ड्रेसें गंदी हो रही है, लोगों को जो गाड़ियां वो जो है रोड पर वो बंद होती हुई नजर आ रही है, कई कई फीट पानी जो है वो रोड पर देखा जा रहा है। तो तरह तमाम तरीके से देखा जाए तो ज्योति कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अधिकारियों से लेकर के नगर निगम के कर्मचारियों तक की जो है यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है, लेकिन आखिरकार सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी देखी जा रही है ज्योति लगातार जो अधिकारी है वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, आखिरकार वो करोड़ों रुपए कहाँ खर्च किए जाते हैं, किस चीज पर खर्च किए जाते हैं, आखिरकार समस्या जो है वो तक की तक जो है यहाँ पर बनी रहती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये तो बात आपने सही कही कि करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन कहाँ खर्च किया जाता है वो कहीं दिखाई नहीं देता। अब ऐसे में जो ये जलभराव हुआ है, जो गाड़ियां डूब रही हैं, लोगों का आना जाना मुहाल हो रहा है, इसके ड्रेनेज के लिए कुछ करेगी प्रशासन, कुछ करेगा नगर निगम, या फिर ये ऐसे ही फिर भगवान भरोसे छोड़ा जाएगा? ज्योति देखिए, पिछली बार की भी बात की जाए, क्योंकि पिछली बार भी जो है अच्छा मानसून रहा और अच्छा मानसून के चलते कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या जिस तरीके से पिछले साल जो समस्या मानसून में देखी गई वही समस्या जो है इस बार इस हाल में भी देखी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो फरीदाबाद के जो अधिकारी है, चाहे वो डीसी से लेकर के और फरीदाबाद के जो नगर निगम कमिश्नर है, उन तक की भी बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं लगातार जो है वो जनता को आश्वासन देते हुए नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं समस्या से जो है वो समस्या जो है वो दूर कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ज्योति ये भी है कि जो फरीदाबाद को जो है वो स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया हुआ है, और कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के हालात जो है वो लगातार बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। हर मानसून की जब हर साल जो मानसून आता है तो कहीं ना कहीं हालात जो है वो लगातार बद से बदतर हो जाते हैं, लगातार पोल खुलती हुई नजर आती है, लोगों की बाइकों में जो है धक्का मारते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं पैसेंजर जो है कई लोगों की जो है वो मौत भी हो जाती है, क्योंकि खड्डे और जो सिमर का जो ढक्कन होता है वो भी उखड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो हालात है ज्योति वो अभी 10 के 10 बने हुए हैं, लगातार जो है कागजों में जो है वो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए खर्च जरूर किए जाते हैं, लेकिन कहाँ होते हैं ये अभी तक नहीं पता। लेकिन समस्या जो है वो लगातार यहाँ पे 10 की 10 बनी हुई है, लेकिन ज्योति कहीं ना कहीं इस मानसून के चलते लोगों को कई बार जो अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। जी ज्योति बिल्कुल, और ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि फरीदाबाद के स्मार्ट सिटी होने पर कहीं प्रश्न चिन्ह तो नहीं लग रहा है। ये सबसे ज्यादा गंभीर तस्वीरें हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और हरियाणा में आपराधिक वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी ताजा मामला जो है वो सोनीपत के केएमपी से सामने आया है, जहां एक व्यक्ति के सिर में 2 गोलियां मारकर के आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक व्यक्ति की पहचान सुरेश कुमार निवासी स्वरूप नगर लिबासपुर दिल्ली के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि दिल्ली में डेयरी वो चलाता था और परिवार वाले जो है अब आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, यानी जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने में जुटे हुए हैं। फोन आया था हमारे पास और जो है ये पता लगा कि केएमपी पे जो है आपकी भाई की जो है किसी ने अज्ञात आदमियों ने गोली मार के हत्या कर दी। 2 गोलियां मार रखी है, एक सिर में, दोनों सिर में मारी हुई, किसी पर कोई शक नहीं। तो पुलिस से कार्रवाई कर रही है जी, पुलिस ने सुबह से लगी हुई है कार्रवाई करने। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
क्या रंग खिला